इस वीडियो में हम लोग महाकुंभ 2025 के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में देखेंगे कि वो हमारे परीक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमको पता है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में, जिससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये जो शब्द है, पहला शब्द महाकुंभ, इसमें ये महा और कुंभ, ठीक है। तो एक तो कुंभ होता है और एक होता है महाकुंभ। एक्चुअली हम लोग उसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि 3-3 साल पर जो होता है उसको कहते हैं कुंभ, ठीक है। और जो 12 वर्ष पर एक बार होता है उसको कहते हैं महाकुंभ, ठीक है। यही अगर 6 वर्ष पर होगा तो ये हो जाएगा अर्धकुंभ। तो इसका यही सिस्टम है। अब आते हैं हम लोग कि ये कुंभ और महाकुंभ, इसमें जो कुंभ शब्द है इसका महत्व क्या है। देखिए, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा या बर्तन। अब वैसे तो कुंभ नाम से ज्योतिष विद्या में एक राशि भी है, ठीक है, जो कि आप लोग जानते हैं। अब कुंभ मेला जो है, शब्द है कुंभ मेला या महाकुंभ मेला, उससे तात्पर्य है एक विशिष्ट कुंभ, कोई एक विशिष्ट स्पेशल कोई घड़ा है जिसके महत्व पर आधारित मेला, यानी लोगों का समारोह समारोह पूर्वक जुटान। लोग वहां पर समारोह पूर्वक किसी घड़े के महत्व के कारण जुटते हैं। अब घड़ा क्या है, कुंभ क्या है? तो ये कुंभ एक अमृत भरा घड़ा है। ये अमृत कहाँ से निकला? कहा जाता है, ये एक्चुअली आप तो पहले समझ लीजिए कि ये माइथोलॉजी पर आधारित है। इसका कोई भी अगर आप ऐतिहासिक साक्ष्य अगर ढूंढेंगे तो वो बहुत मुश्किल से मिलेगा। मिलेगा भी तो उसको कोरिलेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप माइथोलॉजी को माइथोलॉजी के हिसाब से ही लीजिए। कहा जाता है कि ये जो अमृत है, जो घड़ा में आया, ये अमृत भरा घड़ा, ये उस समय समुद्र मंथन से निकला जब देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था। और उस समय समुद्र से अमृत निकला, जो कि एक घड़ा में। और जो धन्वंतरी कुंभ जो है, ये इसको कहा जाता है, धन्वंतरी कुंभ भी कहा जाता है। धन्वंतरी उसको लेकर बाहर निकले थे, ठीक है। अब ये कुंभ जब अमृत निकला तो एक समस्या वहां थी कि जो असुर थे उनसे उस अमृत को बचाना। तो इसके लिए दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को वो सौंप दिया और उनको सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए बोला। दूसरी मान्यता यह है कि विष्णु ने स्वयं मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत भरे घड़े को लेकर सुरक्षित जगह के लिए निकल गए। जब वो निकले तो उनको सुरक्षित जगह पहुंचने में 12 दिन लगा। और ऐसी मान्यता है कि मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। तो इनका जो 12 दिन है वो हमारे लिए 12, वो 12 ईयर्स हो गया, ठीक है। और इनकी सुरक्षा के लिए अब अमृत भरा कुंभ कोई भी ले गया, चाहे वो मोहिनी ले गई, चाहे जयंत ले गए, लेकिन उनके साथ में सूर्य थे सुरक्षा के लिए, शनि थे जो सूर्य के सन माने जाते हैं, ये बृहस्पति थे। आप यहां से देखिए, चूंकि वो तो इंग्लिश रूपांतरण है ना, ये बृहस्पति देखिए, और चंद्रमा, यानी कि उनके साथ सूर्य, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा ये साथ में रहे। अब मान्यता ये है कि ले जाते वक्त रास्ते में वो अमृत जो है
घड़ा से, कुंभ से 4 जगह पर छलक कर गिरा। एक प्रयागराज में, एक हरिद्वार में, एक उज्जैन में, एक नासिक में, जो त्रयंबकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब एक तो है कि जो ये 5, मतलब जो 4 जगह है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये चारों जगह से कुल मिलाकर 5 नदियां जुड़ी हुई हैं। हरिद्वार आपको पता है, गंगा। प्रयागराज जो इलाहाबाद है, वो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर आधारित है, इसीलिए इसे संगम भी कहा जाता है। ठीक है। उज्जैन का उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे है, और नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है। तो ये चारों नदियां जो हैं, इसे साउथ का गंगा भी कहा जाता है। तो ये जो है, ये चार, मतलब पांचों नदियां जो हैं, ये 4 जगह से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि जो 4 जगह पर छलका था, उन चारों जगह पर कुंभ का आयोजन किस किस तिथि को और किस किस समय में किस तर्क के साथ होता है। ठीक है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कुंभ और महाकुंभ के बारे में पूरी बात समझ जाएंगे। तो एक तो 12 वर्षों का जो आयोजन है, उसके लिए जो ज्योतिष और जो ग्रह नक्षत्र की जो बात है, उसको भी साथ में ले चलते हैं। आप देखिए, बृहस्पति को, जो हिंदू धर्म की जो मान्यता है, बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगता है। ठीक है। और अ, अब देखिए, या अभी प्रयागराज में हो रहा है। तो प्रयागराज में कब होता है कि जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, इसको इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं। तो जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, ठीक है, तब कुंभ का आयोजन जो है कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। क्लियर हुआ कि जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होगा, तब प्रयागराज में होगा। और जब सूर्य चंद्रमा मेष और धनु राशि में होगा, तब हरिद्वार में होगा। इसी तरह से जो ये नासिक और त्र्यंबकेश्वर है, इसको सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। अगर कभी पूछे किसी भी तरह से, तो सिंहस्थ कुंभ जो है, ये नासिक और त्र्यंबकेश्वर को कहा जाता है। और इसमें जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और कुंभ जो है, तब जाकर कुंभ नासिक में और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है। इसीलिए इसके सिंह राशि में होने के कारण ही इसको सिंहस्थ कहा जाता है। यहाँ पर बृहस्पति सिंह राशि में है और यहाँ पर बृहस्पति वृषभ राशि में है। ठीक है। तो ये सारा मतलब देखकर इसका आयोजन जो है ये किया जाता है। ठीक है। ये जो 13 फरवरी से 26 फरवरी, ये 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में जो आयोजन हो रहा है, उसमें कुछ खास खास ये तिथियां हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक तो जो शुरुआती दिन है 13 जनवरी, वो पूष पूर्णिमा, पूष महीना जानते हैं, तो पूष पूर्णिमा के स्नान से शुरू हुआ। 14 जनवरी को जो है ये शाही स्नान कहते हैं। मकर संक्रांति का अवसर पर शाही स्नान के साथ इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा। 29 जनवरी, ये भी दूसरा शाही स्नान है, जो कि मौनी अमावस्या को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मौनी अमावस्या। यहाँ पर नीचे में हिंदी इसका होगा, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं है। ये फिर तीन, तो एक हो गया 13 फरवरी, एक हो गया 14 फरवरी, एक हो गया 29 फरवरी, एक हो गया 3 फरवरी। 3 फरवरी को फिर बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा शाही स्नान। फिर 4 फरवरी
अचला सप्तमी, 12 फरवरी, माघी पूर्णिमा, ये माघी है, माघ महीना से माघी, माघ, माघी पूर्णिमा, ठीक है। और 26 फरवरी जो लास्ट है, तो उस दिन अंतिम शाही स्नान करके इसका समापन किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आप कई बार सुनते होंगे अखाड़ा। अखाड़ा का क्या महत्व है भाई? तो ये जो धार्मिक आयोजन है, आप देख रहे हैं कि देवों और असुरों के बीच में युद्ध हुआ और उसमें अमृत निकला, और ये आज इतना आसान नहीं होगा। तो धर्म और जो नैतिकता के प्रचारक होते हैं, जो साधु संत होते हैं, ठीक है ना, तो ये जो साधु संत हमारे हैं, ये एक अपना समूह बनाते हैं, ठीक है। उसी समूह को जो है एक यूनिट माना जाता है, वो अखाड़ा माना जाता है। तो अखाड़ा, अब ये अखाड़ा जो है वो तरह तरह के, चूंकि हिंदू धर्म में कई प्रकार के देवी देवताओं की मान्यता है, अब उसके आधार पर पूरे हिंदू धर्म में 13 अखाड़ों का गठन किया गया है। और ये 13 अखाड़े 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। तो एक तो है शैव अखाड़ा। शैव अखाड़ा में महानिर्वाणी अखाड़ा, देखिए जो 14 तारीख को, जो मकर संक्रांति के अवसर पर जो शाही स्नान हुआ, उसमें सबसे पहले इसी अखाड़ा के लोगों ने, जो साधु संत हैं, नागा साधु हैं, इसी ने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद अटल अखाड़ा ने भाग लिया था। तो ये सभी शैव अखाड़ा माने जाते हैं। तो महानिर्वाणी, ठीक है, अवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, जूना अखाड़ा का भी आपने कई बार नाम सुना होगा। जूना अखाड़ा काफी फेमस ये है, और ये सबसे बड़ा भी है और सबसे प्राचीन माना जाता है जूना अखाड़ा को। निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, और अवाहन अखाड़ा। तो इस तरह से ये 8 शैव अखाड़ा है। और शैव अखाड़ा के बाद दूसरा कैटेगरी है वैष्णव अखाड़ा, और तीसरा कैटेगरी है उदासीन अखाड़ा। तो देखिए यहाँ पर आपका निर्मोही अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा जब राम मंदिर बन रहा था उस समय काफी चर्चा में रहता था। ये देखिए राम में ज्यादा विश्वास करने वाले ये लोग हैं, इस समूह के लोग। तो निर्मोही अखाड़ा, ये कृष्ण को ही मानते हैं ऐसे। तो निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर, ये 3 हो गए। और उदासीन बड़ा अखाड़ा, उदासीन एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सिख समुदाय से भी ये प्रभावित है। और आप जानते हैं संविधान में भी दिया हुआ है कि सिख समुदाय को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही माना जाता है। तो उदासीन बड़ा अखाड़ा और निर्वाणी उदासीन अखाड़ा। तो आप देखिए कि 8 इधर था और 2 इधर, 10 और ये 3, तो कुल मिलाकर 13 अखाड़ा इसमें भाग लेते हैं। और जो शाही स्नान हुआ उसमें काफी लोगों ने भाग लिया, और काफी समारोह पूर्वक होता है। वो दोनों साइड लोग खड़े रहते हैं, और उसमें दोनों साइड पर ये जो बीच में जो है, ये रथ पर जो है, ये 13 अखाड़ा के लोग जो है, जो नागा साधु होते हैं, ये जाते हैं स्नान करने के लिए। और लोग जो है दोनों तरफ यहाँ पर खड़े होकर उन पे पुष्प की वर्षा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और ऊपर इस बार तो हेलीकॉप्टर वगैरह से भी काफी पुष्प वगैरह बरसाया गया। और ये फिर यहाँ पर ये नहाते हैं, और जब फिर ये नहा कर लौटते हैं तो फिर इनका अभिवादन किया जाता है, इनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये एक परंपरा है। और अब इसमें अगर आप लॉजिक खोजेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये परंपरा है, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें जब मानव धरती पर आया और इतना पॉल्यूशन और ये हुआ, जबकि अलग अलग स्थल पर रहा, तो जाहिर है कि इसमें 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। आपको जानना चाहिए कि 14 ये जनवरी को जो मकर संक्रांति के दिन जो शाही स्नान हुआ, उसमें 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया।
अब यहाँ पर क्या आपको एक स्ट्राइक करना चाहिए, स्ट्राइक ये करना चाहिए कि यहाँ पर जब इतने सारे लोग जुटेंगे तो जाहिर है कि वेस्ट क्रिएट होगा, और इसी के साथ आता है वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। अब वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वैसे आप जान लीजिए कि पूरे कुंभ मेला का जो बजट है वो 7,000 करोड़ है। 7,000 करोड़ रुपया। ठीक है। और 7,000 करोड़ रुपया में से 1,600 करोड़ जो है वो इसी केवल वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च हो रहा है। इसके लिए दो संस्थाओं इसरो और बार्क से सहयोग लिया गया है, और ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये इसमें अपना काफी सहयोग दे रही हैं। इसमें तीन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। एक टेक्नोलॉजी तो कहा जाता है हाइब्रिड ग्रेन्युलर। ठीक है। सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। बैच रिएक्टर, यानी कि इसको अगर शॉर्ट में कहिएगा HGSBR। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। दूसरी टेक्नोलॉजी इसमें ये किया गया है, इसको कहा जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये यहाँ पे ठीक है। जियो जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी। ठीक है। और तीसरा जो है बायो रीमेडिएशन। बायो रीमेडिएशन। तो एक ये और एक ये तीनों टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको जो है यहाँ पर किया जाएगा। और जितने भी मतलब वेस्ट होंगे उनको रिसाइकिल करके रिफाइन करके उसको किया जाएगा। आप समझिए कि 1,45,000 तो केवल पोर्टेबल टॉयलेट्स लगाए गए हैं, जो कि ODF स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। तो तैयारी तो काफी की गई है। और सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और प्रशासन का ये परीक्षा होगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारा चीज जो है आपको जानना चाहिए कुंभ मेला से संबंधित, और इसमें आपसे सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आपको एक इस वीडियो में सारा ये सारी जानकारी और फैक्ट्स जो है जो हम लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा चीज इसमें आपको मिला होगा। ठीक है। थैंक यू।